नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और अशोक मौर्य को हमने देखा, उनका बेसिक परिचय देख लिया था, जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके जीवन परिचय में उनकी माता पिता का नाम देखा और उनका जन्म स्थान, जन्म की सन देखी, है ना। और उनकी पत्नियों के नाम देखे। एक कल मैं उनकी एक पत्नी का नाम भूल गया था, ए संधि मित्रा नाम था उनका, और आप लिख लेना ए संधि मित्रा, ठीक है। और ए संधि मित्रा जो थी वो उनकी मुख्य पटरानी रही थी और लंबे समय तक मुख्य पटरानी रही थी। और ए संधि मित्रा की दासी या नृत्यांगना थी तिस्य रक्षिता, जो कि अशोक की पत्नी भी थी, जिसको अशोक ने मृत्युदंड दे दिया था। कारण ये था कि कुणाल की उसने आंखें निकलवा ली थी। क्यों निकलवा ली थी आंखें? क्योंकि कुणाल को देखकर वो मोहित हो गई थी कुणाल के ऊपर, और कुणाल के सामने सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसको कुणाल ने ठुकरा दिया था। इस कारण कुणाल की आंखें निकलवा ली थी तिस्य रक्षिता ने, है ना। तो ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। आप इसको लिख देना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अशोक की माता क्या थी? अशोक की एक पत्नी, है ना, ए संधि मित्रा थी, है ना। ए संधि मित्रा, ए संधि मित्रा थी, अशोक की पत्नी थी, है ना। दीर्घ काल तक पत्नी रही, पटरानी रही, है ना। दीर्घ काल तक दीर्घ काल तक अशोक की पटरानी रही पटरानी रही दीर्घ काल तक अशोक की पटरानी रही, है ना। और दूसरी बात इसमें लिखेंगे हम कि तिस्य रक्षिता इसकी नृत्यांगना या दासी थी, नृत्यांगना या दासी थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल काफ़ी मतलब खूब याद किया इस नाम को, लेकिन मैं सोच रहा था से शुरू होगा और ये नाम ए से शुरू था। यदि दिमाग में साइकोलॉजी नहीं बैठती कि ये नाम से शुरू है तो शायद आ भी जाता, लेकिन मैं बस से नाम ही याद कर पा रहा था और उससे आगे का नाम याद ही नहीं कर पाया ये ना, इसलिए कल पूरी 1 घंटे की क्लास में ये नाम याद ही नहीं आया। लेकिन मान के चलिए 200 क्लास में अब तक यूट्यूब पे ले चुका हूँ, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ कि कोई नाम जिसको मैंने याद किया हो और नहीं आया हो ना। वैसे गलतियाँ ज़रूर होती हैं, हुई भी हैं मेरे से, लेकिन उनको मैंने सुधरवाया भी है बाद में आके। लेकिन ये एक बड़ा मामला था, मतलब काफ़ी याद करने के बाद भी याद नहीं आया था। खैर चलो, अब हमारा काम हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आज की हेडिंग डालते हैं। आज हम पढ़ेंगे अशोक का जो है साम्राज्य विस्तार की जो बात है वो हम देखेंगे, क्योंकि कल राज्याभिषेक वाली बात हमने कल कर ली थी, ठीक है। ठीक है, राज्याभिषेक और उसमें जो उत्तराधिकारी संघर्ष की बात थी वो हमने कल देख ली थी। आज हम देखेंगे अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है वो, है ना। अशोक का साम्राज्य विस्तार साम्राज्य विस्तार देखेंगे, ठीक है। अशोक का साम्राज्य विस्तार देखेंगे प्यारे साथियों। इसमें आपको पता ही होगा, सबसे मूल जो अभियान है, एक ही अभियान है अशोक का, और वो है कलिंग अभियान, है ना। दरअसल कलिंग के बारे में जो अशोक का अभियान था उसको लेकर कई सारी बातें मिलती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर अशोक ने और कलिंग के ऊपर आक्रमण क्यों किया, ये एक बड़ा प्रश्न है प्यारे साथियों। ऐसा माना जाता है कि कलिंग जो था वो महापद्म नंद ने इसको जीता था, कलिंग को, है ना। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, और महापद्म नंद ने 10 वंशों को पराजित किया था, है ना। और 10 विजयों का जिक्र जो है हमको भविष्य पुराण में मिलता है, ठीक है। आप इस बात को जरूर करेक्शन करना, शायद मैंने जब महापद्म नंद पढ़ाया था तो विष्णु पुराण लिखा दिया था कि विष्णु पुराण में महापद्म नंद की 10 विजयों का जिक्र मिलता है। उस बात को भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। दरअसल महापद्म नंद की
महापद्मनंद, है ना। महापद्मनंद की जो 10 विजय हैं, 10 विजय, उनका जिक्र मैंने आपको वहाँ पे जो है विष्णु पुराण करवाया है। क्या करवाया है? शायद विष्णु पुराण करवाया है ना। आप इसको काट देना, विष्णु पुराण की जगह आप कर देना भविष्य पुराण, ठीक है। ये भविष्य पुराण है, ठीक है। भविष्य पुराण में ये बात मिलती है, भविष्य पुराण में इनके विजय की बात मिलती है। और इन 10 विजयों में से एक विजय थी कलिंग, है ना। 10 विजयों में एक विजय कलिंग भी थी, ठीक है। ये बात मैंने आपको वहाँ पे करवाई भी थी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप करेक्शन कर देना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ। आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना आप महापद्मनंद में जाकर, है ना। दरअसल महापद्मनंद ने कलिंग को जीत लिया था, ठीक है। और कलिंग अब मगध का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब नंद वंश का पतन हुआ और मगध में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो कहा यह जाता है कि उस समय ही और कलिंग आज़ाद हो गया था। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मगर कुछ लोग ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी कलिंग मगध वंश का हिस्सा रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग ये मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि जब मगध पर जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तब कलिंग जो है मगध का हिस्सा था। वो बाद में बिंदुसार के समय कलिंग आज़ाद हुआ। एक वर्ग तो ये मानता है, और एक वर्ग ये मानता है कि कलिंग नंद वंश की समाप्ति के समय ही आज़ाद हो गया था, ठीक है। दो मत चलते हैं। लेकिन जो भी हो, अंतिम रूप से ये बात सत्य है कि मगध का कलिंग पर अधिकार रहा था, और अशोक के समय कलिंग पर मगध का अधिकार नहीं था। अशोक के समय कलिंग स्वतंत्र था, ठीक है। और अशोक जो है कलिंग को अब जीतना चाहता था। उसके पीछे कारण क्या था? एक कारण तो ये कि कलिंग पहले मगध का हिस्सा रहा था, इसलिए अशोक कलिंग को जीतना चाहता था। एक बात तो ये। दूसरी बात, डॉक्टर भंडारकर साहब हमें ये बताते हैं कि बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र था। और जब बिंदुसार ने, अशोक के जो पिता थे बिंदुसार ने जब दक्षिण भारत में चोल और पांड्यों के विरुद्ध जब अभियान किया, चोल और पांड्य राज्य के विरुद्ध जब अभियान किया, तो पीछे से कलिंग ने और बिंदुसार की सेना पर आक्रमण किया, ताकि बिंदुसार की सेना कमजोर हो और पांड्य व चोल राज्य की सहायता की जा सके। और हुआ भी यही, बिंदुसार उन राज्यों को नहीं जीत पाया। तो अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था अशोक, इसलिए अशोक ने और कलिंग पर आक्रमण किया। और इसके पीछे देखो तर्क ये भी है कि अशोक के समय दक्षिण में चोल और पांड्य भी शासन राज्य करते थे। उनका भी शासन चल रहा था दक्षिण में, और कलिंग का भी राज्य चल रहा था पूर्व में। तो अशोक ने कलिंग पर ही आक्रमण क्यों किया? उन दोनों राज्यों को जीतना क्यों नहीं चाहा? जब बिंदुसार ने उनका अभियान किया और उनको नहीं जीत पाया, तो अशोक उनको जीतने के लिए अभियान क्यों नहीं किया? उसने कलिंग पर ही अभियान क्यों किया? उसके पीछे कारण यही था कि कलिंग ने ही और उन दोनों राज्यों को जीतने नहीं दिया था। कलिंग जो है उस समय ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था, ऐसा भंडारकर साहब बताते हैं हमको, ठीक है। तो कहने का मतलब, भंडारकर के अनुसार बिंदुसार यानी कि अपने पिता की जो पराजय हुई थी उसका बदला लेने के लिए वह कलिंग अधिक शक्तिशाली हो रहा था, इसलिए उसको कमज़ोर करने के लिए अशोक उसको जीतना चाह रहा था, इसलिए अशोक ने उस पर अभियान किया। ये बताते हैं भंडारकर साहब। अब मैं बात करूं रोमिला थापर जी की। तो रोमिला थापर ने अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, है ना। अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज मतलब अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन नाम से एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक में रोमिला थापर ने बताया कि कलिंग जो है वो नदियों वाला क्षेत्र था,
इसलिए यह उपजाऊ क्षेत्र था। और दूसरी बात ये कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी भारत दोनों से टच में था, इसलिए कलिंग का जो व्यापारिक महत्व था वो अधिक था। इसलिए अशोक कलिंग को जीतना चाहता था, ये बताते रोमिला थापर। साथ में प्लिनी भी यही बताते हैं, है ना। जबकि एक विद्वान हमको मिलते हैं, कार्टियस। कार्टियस जो कि विदेशी विद्वान है, कार्टियस का मानना था कि जो कलिंग है वहाँ पे हाथी अधिक पाए जाते थे, इसलिए अशोक जो है कलिंग को जीतना चाहता था। ठीक है, तो ये इतने सारे कारण जो मैंने आपको बताए, इन कारणों के चलते ही अशोक ने और कलिंग अभियान किया था और कलिंग को जीता था। बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। कलिंग का शासक कौन था ये जानकारी नहीं मिलती। कुछ गाइडें और आरबीएससी की पुस्तक जो है, यहाँ पे जगन्नाथ या नंदराज नाम का कोई शासक राज्य करता था, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, अब ये युद्ध की क्या घटना थी, कहाँ युद्ध हुआ और कितने लोग मारे गए, क्या परिणाम हुए, उसके हम जिक्र बाद में करेंगे। पहले इस कहानी को यानी कि कारणों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आखिर क्या कारण थे कलिंग युद्ध के। फिर हम जो है आगे की बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरी बातें यदि बोल के सुनाऊंगा तो फिर पीछे की चीज़ें छूट जाएंगी और हम जो है बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए वापस विस्मृत हो जाता है वो इतिहास, है ना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। देखो, साम्राज्य विस्तार में वो जीतेगा कलिंग को, है ना, एकमात्र ही है कलिंग। ठीक है, कलिंग को जीतेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कलिंग अभियान, है ना, कलिंग अभियान। कलिंग अभियान में हम लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि भविष्य पुराण में जानकारी मिलती है कि भविष्य पुराण में जानकारी मिलती है कि भविष्य पुराण में जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद, है ना, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर उसे मगध का हिस्सा बनाया, उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे दो मत चलते हैं कि कलिंग मगध से आजाद कब हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि नंद वंश की समाप्ति, जब मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 बीसी में, तब ही हो गया था मगध से स्वतंत्र कलिंग। मगर कुछ लोगों का मानना है कि बिंदुसार के समय हुआ था, है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों ही बातें आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कलिंग का स्वतंत्र होना, है ना, कलिंग का मगध से स्वतंत्र होना। ठीक है, तो इस बात में जो है दो बातें हमको मिलती हैं। एक तो मिलती है नंद वंश की समाप्ति पर, है ना। ये हरिशंकर शर्मा और नीकी चतुर्वेदी जी बताते हैं हमको। ठीक है, ऐसा हमें कौन बताते हैं, हरिशंकर शर्मा और नीकी चतुर्वेदी जी बताते हैं। और बाकी सामान्य मत ये चलता है कि बिंदुसार के समय, है ना, बिंदुसार के समय कलिंग आजाद हुआ के समय, है ना, बस इतना ही ठीक है। कलिंग स्वतंत्र हुआ, ठीक है, मगध से। तो ये बात हम कलिंग का मगध से स्वतंत्र होना, ठीक है। तो ये हमको एक ये बेसिक मत है बिंदुसार के समय का। जबकि देखो, बिंदुसार में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो बिंदुसार के समय में हमने ये पढ़ा कि बिंदुसार ने जो है कोई अभियान तो नहीं किया, मगर अपने जो विरासत में जो साम्राज्य मिला था उसकी रक्षा की थी, है
है ना, उसको नष्ट नहीं होने दिया। फिर हम कैसे मान लें कि बिंदुसार के समय भी और कलिंग मगध का हिस्सा था, कैसे मान लें, है ना। लामा तारानाथ वहाँ पे लिखते हैं कि उसने चाणक्य के साथ मिलकर और 16 सामंतों को पराजित किया था और अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा की थी, ऐसा बिंदुसार के समय में मिलता है हमको। तो फिर कैसे मान लें कि बिंदुसार के समय भी और बिंदुसार के समय ही कलिंग मगध से स्वतंत्र हुआ, है ना। तो ये संभव है कि बिंदुसार को कलिंग विरासत में मिला ही नहीं था, वो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही स्वतंत्र हो गया था, मौर्य से पहले ही स्वतंत्र हो गया था, यानी कि नंद वंश का पतन हुआ और उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को भी स्टेबल कर ही रहा था, उस समय ही स्वतंत्र हो गया, संभवतः ऐसा माना जाता है। खैर जो भी है, हमने दोनों बातें लिख दी हैं। इस प्रकार से सवाल मेरे हिसाब से तो पूछा जाएगा नहीं, लेकिन पूछा जाता है तो ये थोड़ा विवादित ही रहेगा, क्योंकि इतिहासकार स्वयं ही इस पे मतैक्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हो, जो भी हो, अशोक के समय, अशोक के समय कलिंग पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, है ना। ये बात तो तय है कि अशोक के समय तो कलिंग पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, ठीक है। अब चूंकि कोई भी जो शासक थे वो उस समय में यही नीति थी उनकी कि अपने पड़ोसी राज्य को बस शक्तिशाली मत होने दो, है ना। वो मत्स्य न्याय पर काम करते थे। मत्स्य न्याय क्या होता है कि बड़ी मछली जो होती है ना, वो छोटी मछली को खा जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली में ताकत ज्यादा है। तो ये लोग भी यही समझते थे, जो बलशाली है वो छोटे शासकों को, छोटे राज्यों को अपने में समाहित कर लेंगे, बस यही मत्स्य न्याय है। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अशोक साम्राज्यवादी था और उसने जो है कलिंग चूंकि स्वतंत्र हो रहा था, अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, इसलिए उसको जीत लिया और अपने में मिला लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्वतंत्र था, इसलिए इसलिए अशोक इसको पुनः मगध साम्राज्य में, मगध मगध साम्राज्य में मिलाना मिलाना चाह रहा था, जिसके जिसके प्रमुख कारण जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, निम्नलिखित थे, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, ठीक है। अब प्रमुख कारणों की हम बात करेंगे तो मैं सबसे पहले जो है यही लिखूंगा कि अशोक जो है साम्राज्यवादी था। आरंभ में तो साम्राज्यवादी ही था और किसी भी अपने पड़ोसी जो राज्य है उसको वो बलशाली होना नहीं चाहता था, बलशाली होने देना नहीं चाहता था, ठीक है। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं कि अशोक अशोक हो या कोई भी शासक हो, उसकी यही नीति रहती थी, है ना। अशोक अपने पड़ोसी राज्य को बलशाली या शक्तिशाली होने देना नहीं चाहता था, ठीक है, नहीं चाहता था, और कलिंग जो है बलशाली होता जा रहा था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम डॉक्टर भंडारकर वाली साहब, डॉक्टर भंडारकर वाली लिखेंगे, ठीक है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, है ना, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जब डॉक्टर भंडारकर के अनुसार बिंदुसार ने जब बिंदुसार ने चोल चोल व पांड्य चोल व पांड्य राज्यों पर अभियान किया था, अभियान किया था, तो
कलिंग ने कलिंग ने अ, चोल व पांड्य राज्य की सहायता हेतु चोल व पांड्य राज्य की सहायता हेतु बिंदुसार की सेना पर पीछे से आक्रमण किया था, है ना। सहायता हेतु बिंदुसार की सेना पर आक्रमण, ये पीछे से किया था ना, पीछे से आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया था, ठीक है। और बिंदुसार का यह अभियान असफल हो गया था, है ना। तो इस कारण, एक कारण ये था, ठीक है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जब बिंदुसार ने चोल व पांड्य राज्य पर अभियान किया था तो कलिंग ने चोल व पांड्य राज्य की सहायता हेतु बिंदुसार की सेना पर आक्रमण पीछे से किया था। इस कारण अशोक अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता था, ठीक है, ये मैं लिखना चाहूंगा। इस कारण अशोक अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाह रहा था। इस कारण अशोक अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाह रहा था, ठीक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, भंडारकर साहब बताते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम रोमिला थापर जी का नाम देंगे। वो रोमिला थापर आपको पता है मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, और मार्क्सवादी हमेशा आर्थिक कारणों की बात करते हैं। कोई भी घटना घटी तो आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं, और वो ये के प्रकार वो आर्थिक कारण अपना मजबूत तरीके से रख भी देते हैं, है ना। और यहाँ पे रोमिला थापर जी रखते भी हैं, अभी जिंदा हैं, रिसर्च कर रही हैं, इतिहास पे बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं। 1931 में वो जन्मी थी, है ना, शायद नवंबर का ही महीना था, मुझे लगता है 30 नवंबर का उनको डेट ऑफ बर्थ है। यदि 30 नवंबर को हुआ तो 30 नवंबर को उनके ऊपर एक क्लास लेंगे बढ़िया से, है ना। आ ही रही है नवंबर, आगे 30 नवंबर आ रही है। तो चलो हम करते हैं बात आगे। रोमिला थापर अपनी पुस्तक का नाम है इनका अशोक डिक्लाइन एंड द अशोक एंड डिक्लाइन एंड द मौर्याज, ठीक है। ये इनकी पुस्तक का नाम है, अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, सॉरी एंड द नहीं, ऑफ द मौर्याज, है ना, मौर्यों का पतन, अशोक और मौर्यों का पतन, ऑफ द मौर्याज, ठीक है। ये पुस्तक का नाम ध्यान रखना, वैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाना बहुत मुश्किल है, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वाले इसको बढ़िया तरीके से याद रखना, नेट में बहुत बार पूछी जाती है ना। तो रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोक एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज में बताती हैं कि पेज नंबर करीब 35-36 है ये ना, इस पुस्तक का पेज नंबर 35-36 में आपको मिल जाता है, 36 पेज में मिल जाता है। बहुत मोटी पुस्तक नहीं है। बताती हैं कि कलिंग का क्षेत्र कलिंग का क्षेत्र नदियों वाला क्षेत्र था ना, नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा वैतरणी, है ना, और जो है वैतरणी, महानदी, गोदावरी, ठीक है। नदियों वाला क्षेत्र
होने के कारण कलिंग का क्षेत्र नदियों वाला उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, सॉरी, नदियों वाला उपजाऊ उपजाऊ क्षेत्र था। एक तो ये लिखते हैं उपजाऊ क्षेत्र था, तथा तथा बंगाल की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी व दक्षिण भारत से टच में था। दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था। दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था। इस कारण कलिंग का व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्व अधिक था, है ना। इस कारण कलिंग का व्यापारिक दृष्टि से महत्व अधिक था। ठीक है। इस कारण अशोक जो है कलिंग को जीतना चाहता था, है ना। रमला थापर का देखो बात तो यहाँ पे सही लगती है, क्योंकि वो क्षेत्र था भी नदियों वाला क्षेत्र था। कलिंग जो हमारे उड़ीसा वगैरह में पड़ता है, अभी वर्तमान का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पे कलिंग पड़ता है। तो ये बिल्कुल नदियों वाला क्षेत्र था, इधर बंगाली खाड़ी और दक्षिण भारत के टच में था। तो ये जो व्यापारिक मार्ग जाते थे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर, वो व्यापारिक मार्ग कहते हैं कि कलिंग से होके जाते थे। तो यदि कलिंग पर अधिकार रहेगा तो व्यापारिक मार्ग पर अपना अधिकार रहेगा, तो वहाँ से हम चुंगी वगैरह ले सकते हैं, है ना। अपना स्वयं का व्यापार बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। खुद के राज्य में होकर यदि हमारा माल जा रहा है तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। लेकिन यदि दूसरे के राज्य में होकर यदि हमारा माल जाता है तो वहाँ पे शासक के द्वारा भी माल लूटे जाने का भय रहता है। क्या पता लूट ले तो लूट ले, वो राजा है उस क्षेत्र का, है ना। तो कई सारी चीजें हैं। रोमिला थापर का भी मत बड़ा गजब प्रतीत होता है। खैर इसके अलावा अन्य कारण जो है, एक विद्वान और मिलते हैं, कार्टियस कहते हैं कि यहाँ कलिंग में हाथी और घोड़े वगैरह पाए जाते थे, इस कारण कलिंग का महत्व अधिक था, है ना। कार्टियस की बात भी मैं यहाँ पे 3 नंबर पे लिख देता हूँ। कार्टियस, है ना। कार्टियस जो है ये कार्टियस के अनुसार ये मत जो है ना प्लिनी ने भी दिया है ना, प्लिनी ने भी दिया, ध्यान रखना, प्लिनी, है ना। प्लिनी का भी यही मत है, ठीक है। प्लिनी ने भी यही बात कही है। कार्टियस के अनुसार कलिंग में हाथी अधिक होते थे, है ना, हाथी घोड़े। कलिंग में हाथी, ये तो बात मैंने आपको पहले ही बताई है जब कलिंग का मगध का उत्कर्ष बताया था। तो मगध में ये सारी चीज होती थी, तो मगध के टच में कलिंग था, तो कलिंग में हाथी व घोड़े अधिक थे, है ना, अधिक थे। राज्य की समृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी थे, क्योंकि उस जमाने में जो है समृद्धि का आधार पशुओं से भी लगाया जाता था। ठीक है। तो ये प्यारे साथियों, ये कुछ कारण थे जिनके चलते अशोक ने और कलिंग पर आक्रमण किया, और जो है कलिंग को वो जीतता भी है। ठीक है। तो हम इन कारणों को आप उतारिए विद्यार्थियों, मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, मैं इसको मिटाता हूँ और हम आगे की बात इसको मिटाकर करते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से अब युद्ध होगा, जिसका विवरण जो मिलता है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है ना, जिसमें अशोक कलिंग अभियान की बात करता है, और वो कहता भी है कि अविजित क्षेत्र को विजित क्षेत्र बनाने के लिए युद्ध, हत्या या वध ये करना पड़ता है ना। ये बात वो वहाँ पे करता है, और वो युद्ध भी करता है। और यहाँ पे कहते हैं कि 1.5 लाख लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं। बड़ा ही भयानक युद्ध था भारतीय इतिहास का। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, ऐसा भी हमको बौद्ध साहित्य बताता है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको उतारें। उतार भी लिया होगा आपने, ठीक है।
और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा इतिहास, आप इतिहास को जी रहे होंगे विद्यार्थियों, ऐसा मुझे यकीन है। ठीक है, और नहीं जी रहे हैं तो ये हमारा आपसे वादा है कि जो विद्यार्थी मेरी पूरी क्लासों को देख लेगा ना, वो फिर इतिहास को इसलिए पढ़ेगा कि ज्ञान हो जाए, वो इसलिए नहीं पढ़ेगा कि नौकरी मिल जाए। नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि नौकरी जो है ना वो ज्ञान की दासी है ना। नौकरी नौकरी ज्ञान की दासी है, इसलिए नौकरी तो दौड़ के आएगी अपने मालकिन के पास, बशर्ते कि आपको ज्ञान हो, है ना। तो चलो ज्ञान के पीछे भगते हैं। चलो आइए हम बात करते हैं उक्त कारणों के चलते। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उक्त कारणों के चलते अशोक ने उक्त कारणों के चलते अशोक ने उक्त कारणों के चलते अशोक ने आ, अपने शासन अपने शासन काल के अपने शासन काल के 8वें वर्ष 8वें वर्ष 8वें वर्ष लगभग ये माना जाता है 261 बीसी में, है ना। अपने शासन के लगभग 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में 8वें वर्ष में कलिंग पर या कलिंग अभियान किया कलिंग अभियान किया कलिंग अभियान कलिंग अभियान किया। ठीक है, कलिंग अभियान किया। ठीक है, इस समय कलिंग का शासक कौन था यह जानकारी नहीं मिलती। इस समय कलिंग शासक कौन था यह जानकारी नहीं मिलती। यह जानकारी नहीं मिलती, मुझे ही नहीं, क्या मतलब किसी को ही नहीं मिली, है ना। मैं तो यदि इतिहासकार बताते तो मैं ज़रूर लेके आता, खूब रिसर्च किया, काफ़ी नाम ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया। रोमिला थापर ने यहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया, काशी प्रसाद जायसवाल जी ने रिसर्च किया, हेमचंद्र राय चौधरी ने रिसर्च किया, है ना, एन घोष ने रिसर्च की। इसके अलावा राधा कुमुद मुखर्जी ने भी जो प्राचीन भारत पे काम किया है ना। ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है ना भारत के, उन्होंने यहाँ पे खूब शोध किया है ना। पिलनी ने भी बात कही है, पिलनी ने जो है कलिंग शासक की सेना का जिक्र किया, जिसमें कहा कि 60,000 तो पैदल लोग थे, 10,000 अश्वारोही थे, 7,000 हाथी सेना थी इसके पास, है ना। लेकिन शासक का नाम उसने भी नहीं बताया है। ठीक है, कलिंग शासक कौन था यह जानकारी नहीं मिलती, मगर कुछ गाइडें मुझे नहीं आइडिया कि वो कहाँ से लाती हैं। RBSC की जो पुस्तक है वो, और कुछ गाइड हैं जो नंदराज या जगन्नाथ का जिक्र करती हैं, वो बात मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, नोट डाल के लिख लेते हैं। यहाँ पे नोट डाल देते हैं एक छोटा सा। ठीक है, उसमें हम लिख देंगे कि RBSE व कुछ गाइडें RBSE की जो पुस्तक है वो वे कुछ गाइडें कलिंग शासक जगन्नाथ व नंदराज का उल्लेख करती हैं। नंदराज का उल्लेख करती हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्या पता इस प्रकार का एग्जाम में सवाल आ ही जाए और हम ये करके आ जाएं और RPSC मान ले, या ये भी संभव है RPSC के पास कोई स्रोत हो, पर RPSC ने कभी आज तक अपनी तरफ से कोई स्रोत डाला नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी। पिलनी जो है, पिलनी वो हमें जरूर बताते हैं। पिलनी के अनुसार
कलिंग राज्य की सेना में, कलिंग राज्य की सेना में 60,000 पैदल पैदल सैनिक, है ना, और जो है 7,000 हाथी, 7,000 हाथी, 7,000 हाथी की सेना थी, है ना, हाथी सेना। वे 10,000 वे 10,000 अश्वारोही शामिल थे, अश्वारोही शामिल थे। ठीक है, ये बात बताते प्लिनी। इस प्रकार से अशोक जो है, मगर अशोक के पास भी एक विशाल सेना थी और अशोक की विशाल सेना ने जो है वहां पे भयंकर तरीके से युद्ध किया। कहते हैं कि 4 महीने तक ये युद्ध चलता रहा और जो धौली पहाड़ियां हैं वहां पर, धौली पहाड़ियों के किनारे एक दया नदी बहती है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और इस युद्ध में कहते हैं कि 1.5 लाख के समथिंग लोग मारे गए और मतलब कलिंग के जो कहते हैं कि जो आम नागरिक थे ना, वो भी इस युद्ध में आ गए थे। कुछ आम नागरिक भी मारे गए, सैनिक भी मारे गए। और कहा तो ये भी जाता है कि कलिंग में यदि कोई ब्राह्मण हो या कोई श्रमण हो या कोई गृहस्थ हो, यदि जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया उनको बाद में देश निकाला दे दिया गया, है ना, ये भी बात मिलती है। और कुछ लोग बाद में इसलिए भी मर गए कि इस युद्ध में इतनी लाशें बिछी कि चारों ओर का जो वातावरण था वो बिल्कुल प्रदूषित हो गया था और उसके चलते वहाँ पे प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी। तो कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। ठीक है, खैर बाद में अशोक ने यहाँ पे प्रशासन की उचित व्यवस्था की थी, वो हम देखते हैं। हम पहले इस बात को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यह युद्ध धौली पहाड़ियों के किनारे, धौली पहाड़ियों के किनारे, धौली पहाड़ियों के किनारे सॉरी धौली पहाड़ियों के किनारे दया नदी के पास, है ना, या मैं कहूँ धौली पहाड़ियों के पास दया नदी के किनारे, सॉरी धौली पहाड़ियों के पास, ये दया नदी ध्यान रखना, दया नदी के किनारे, दया नदी के किनारे लड़ा गया था, लड़ा गया था। ठीक है, दया नदी के पास, दया नदी के किनारे लड़ा गया था, लड़ा गया था। यह युद्ध लगभग 4 मास तक चला, 4 मास तक चला, जिसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक व कलिंग नागरिक मारे गए। और कहते हैं कि जब 1.5 लाख मारे गए तो करीब, उसमें बताया हरिशंकर शर्मा, निकी चतुर्वेदी जी बताते हैं कि 2.5 लाख के समथिंग यहाँ पे घायल हुए थे। कुछ लोग बेघर हो गए। बेघर इसलिए कि जो लोग युद्ध में नहीं गए उनको घर से निकाल दिया गया, देश निकाला उनको दे दिया गया, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो श्रावण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मारे गए जिन युद्धों ने, या जिन नागरिकों ने, अब नागरिकों में कौन कौन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिन नागरिकों, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे श्रमण, चाहे तो कोई बाबा जी हो, है ना, श्रमण या कोई ब्राह्मण हो, है ना, ब्राह्मण या कोई गृहस्थ हो, ग्रस्त, है ना, तीनों इसमें शामिल थे, है ना। जिन नागरिकों ने युद्ध में भाग नहीं लिया,
युद्ध में भाग नहीं लिया, उन्हें 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 घर से बाहर कर दिया गया, है ना, मतलब देश निकाला दे दिया, मैं ये लिखता हूँ, उन्हें देश निकाला दे दिया गया, उन्हें देश निकाला दिया गया, है ना, उन्हें देश निकाला दिया गया। तो कहते हैं कि इस प्रकार हालत खराब हो गई थी, है ना। युद्ध के बाद युद्ध के बाद युद्ध के बाद क्या 4-4 महीने युद्ध चल रहा है, मान लो शुरुआत के 15 दिन में ही हजारों की संख्या में लोग मर गए होंगे, तो बस पूरी महामारी फैल गई और 4 माह तक युद्ध चला है। तो जो चलता हुआ युद्ध था उसमें जो लोग नहीं लड़ रहे थे वो भी मर रहे थे, क्योंकि इतनी सारी लाशें पड़ी हुई थी, वो सड़ रही थी, उनमें से बदबू मास रही थी, वहाँ पे लोगों का श्वास लेना दुरूह हो रहा था। कहाँ जाएं बेचारे उस जमाने में। ये उस जमाने में आज की तरह मोटरसाइकिलें नहीं थी, 4 पहिए की गाड़ियां नहीं थी कि बैठ के फुर हो जाओ, ट्रेनें नहीं थी, कुछ नहीं था, बैलगाड़ियों से घूमते थे लोग, है ना। तो ये कंडीशन थी। बैलगाड़ी भी, हाँ बैलगाड़ी तो आ ही गई थी ना, छकड़ा वगैरह का नाम, ऊंट गाड़ी का नाम हमको वेदों में भी मिल जाता है। तो युद्ध के बाद जो है यहाँ पर प्लेग फैल गया, युद्ध के बाद प्लेग जैसी महामारी फैली, महामारी फैली, है ना, महामारी फैली। तो ये था इस युद्ध की जो भयानक जो दृश्य था उसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया। अब इस दृश्य को देखकर और किसका हृदय नहीं पिघलेगा, अशोक का पिघल गया था। यही कारण रहा होगा कि इतने सारे खून बहा दिए एक छोटे से राज्य के लिए, जो कि अपना स्वतंत्र रूप से गुजारा कर ही रहा था। उसकी जिम्मेदारी का जो बोझ था वो भी अशोक के कंधे पर नहीं था, फिर भी उसने जबरदस्ती उसको जीतना चाहा और 1.5 लाख लोग मारे गए, है ना। तो इस युद्ध का जो उल्लेख है वो मिलता है हमको किसमें, इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है, इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये था प्यारे साथियों, प्रमुख प्रमुख बातें जो थी वो मैंने यहाँ पे की। अब हम इस युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आखिर इसके परिणाम क्या रहे, ठीक है। तो परिणामों की हम बात करें तो इस युद्ध में सीधी सी बात है, अशोक जीत गए, अशोक महान जीत गया। अशोक ने कलिंग का विलय मगध में किया और कलिंग पर बेहतर शासन करने के लिए कलिंग में 2 राजधानियां बनाई, एक तो बनाई तौसली में और एक बनाई सोमपा में। तौसली जो थी वो उत्तरी कलिंग की राजधानी हुआ करती थी, है ना, मतलब तौसली उत्तरी कलिंग की राजधानी हुई, जो वर्तमान का जो धौली जिला है उड़ीसा का वहाँ पे थी। जबकि दक्षिणी कलिंग की जो राजधानी बनाई वो सोमपा को बनाई, जो कि वर्तमान का जो उड़ीसा है उसके गंजाम में वो स्थान पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर उचित शासन व्यवस्था करने के लिए इसने एक उपराजा के तौर पर एक राजकुमार की नियुक्ति की, नाम नहीं मिलता राजकुमार का, ठीक है। और कलिंग के नागरिकों के लिए 2 आदेश भी अशोक ने यहाँ पे जारी करवाए थे। इस प्रकार से एक व्यापक परिवर्तन ये देखने को मिला। परिवर्तन नंबर 2 जो देखने को मिला वो था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने युद्ध घोष या भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करवाई, यानी कि युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म की घोषणा यानी धर्म की घोषणा करवाई, ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान टॉमस व भंडारकर साहब तो ये मानते हैं कि इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तीसरा चौथा हम और भी जितने भी मैंने कारण बताए, प्रभाव बताए, उसके अलावा एक अन्य प्रभाव ये था कि अशोक को राजा की उपाधि मिली, ठीक है, अशोक को राजा की उपाधि मिली। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख कारण थे। और मगध का साम्राज्य विस्तार तो हुआ ही, वो तो है ही प्रभाव में, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव थे विद्यार्थियों, प्रभाव या हम कहें परिणाम निकले, है ना। तो इनको हम यहाँ पर लिख डालते हैं।
ठीक है, परिणाम क्या रहे, देखो परिणाम की बात कर लेते हैं। परिणाम, ठीक है, परिणाम की बात करें तो परिणाम में सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि अशोक जीत गया। अशोक अशोक विजयी हुआ, विजयी हुआ। कलिंग का मगध में विलय किया। कलिंग का मगध में विलय किया। कलिंग का मगध में विलय किया तथा बेहतर प्रशासन हेतु कलिंग में दो राजधानियां बनाई। कलिंग में दो राजधानियां बनाई, है ना, दो राजधानियां बनाई। दो राजधानी कौन कौन सी बनाई? उत्तरी कलिंग की जो राजधानी थी, उत्तरी कलिंग, है ना, उत्तरी कलिंग की राजधानी तो थी, जो बनाई थी वो बनाई थी तौसली को बनाई, है ना, तौसली को, ठीक है। ये आपको धौली भी लिखा मिल सकता है, वर्तमान का धौली। और जो दक्षिणी कलिंग की जो राजधानी बनाई, दक्षिणी कलिंग की राजधानी वो बनाई थी सोमपा, है ना, सोमपा। ये जो है जौगढ़ जिले में मिलता है ना, जौगढ़, है ना। मैंने अभी शायद गंजाम बोला था, है ना, पुरी और गंजाम। हाँ शायद इसमें वर्तमान के तो पुरी और गंजाम है ना, और ये शायद तत्कालीन समय के नाम होंगे, धौली व जौगढ़। धौली, और ये है जौगढ़ में पड़ता था, जौगढ़ में, है ना, जौगढ़ में, ठीक है, धौली व जौगढ़, ये ध्यान रखना, तोसली व सोमपा, ठीक है। वर्तमान में शायद ये जो हैं उड़ीसा के, ये पुरी में, और ये तो है पुरी में, ये शायद गंजाम जिले में है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो है उपराजा के रूप में, है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उपराजा के रूप में, उपराजा के रूप में एक राजकुमार की नियुक्ति की। उपराजा के रूप में राजकुमार की नियुक्ति की, ठीक है, राजकुमार की नियुक्ति की, ठीक है, राजकुमार की नियुक्ति की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तथा राजकुमार की नियुक्ति की, तथा कलिंग के नागरिकों के लिए दो आदेश भी जारी किए, है ना, तथा कलिंग के नागरिकों के लिए दो आदेश भी जारी किए, दो आदेश भी जारी किए, ठीक है। तो ये एक पहला परिणाम था जो मैंने लिखा विद्यार्थियों, आप इसे उतारें। और फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ ना कंटेंट, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, पूरे विश्वास के साथ पढ़ लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आप मत पढ़ना, यहाँ से आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट कम नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इतिहास विषय की कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस पूरे कंटेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। फिर आप पिछले साल के पेपर हल कर लेना, और पिछले साल के पेपर हल करने के बाद आप किसी भी प्रकार की कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, फिर वो टेस्ट देंगे तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। उसी से आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है, और आप एग्ज़ाम भी अच्छे से पास कर पाओगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, एनटीए नेट की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो किसी भी स्टेट में, या आरपीएससी के द्वारा ली गई कोई भी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर हो या स्कूल व्याख्याता हो, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। हम दूसरा परिणाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बात और लिख सकते हैं कि मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ। सीधी सी बात है, जब कलिंग मिला है तो साम्राज्य विस्तार तो
हुआ ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अगले परिणाम को हम लिखेंगे, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे विद्यार्थी, और आप देखो इसको मैं बार बार कहता हूँ कि आप जैसा मैं लिखता हूँ वैसा का वैसा आपको लिखना है। बिल्कुल आपका जो रजिस्टर होना चाहिए वो वाइट पेज का बिना लाइनिंग वाला होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसमें बीच बीच में कभी भी कोई भी चीज़ ऐड कर सकें, है ना। वाइंडिंग वाला रजिस्टर हो ताकि बीच में पन्ने भी ऐड किए जा सकें। वैसे तो ये कंटेंट इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार आप नोट्स बना लीजिए, फिर ये नोट्स 2000 करीब 29-30 तक के लिए, आने वाले 5 साल तक के लिए ये नोट्स सफिशिएंट रहेंगे, है ना। इतना महत्वपूर्ण है ये नोट्स, है ना। इन नोट्सों के साथ में पिछले साल के पेपर पढ़ लेना, इतिहास विषय की कोई भी परीक्षा हो आराम से पास हो जाएगी, बशर्ते कि यहाँ से आया हुआ मेरे द्वारा पढ़ाया गया सवाल गलत नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो चलो दूसरा परिणाम हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा परिणाम वो ये है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, हम ये लिख देते हैं। ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वह अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा, है ना, युद्ध की घोषणा एक तरीके से ना, के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। के स्थान पर धम्म घोष, है ना, धर्म की घोषणा, है ना, धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष की नीति अपनाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एन घोष साहब हम यहाँ पे लिखते हैं। एन घोष क्या कहते हैं? एन घोष, डॉक्टर एन घोष यहाँ पे लिखते हैं कि अशोक ने जो है तलवार को म्यान में रख दिया और तलवार के स्थान पर धर्म चक्र को हाथ में उठा लिया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अशोक ने तलवार म्यान में डाल दी। वे हाथ में धर्म चक्र उठाया। ठीक है, हाथ में धर्म चक्र उठाया। ठीक है, वही जो है, जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ था उसको लेकर डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा कि अशोक, इस युद्ध के प्रभावों ने और अशोक के विचारों में क्रांति ला दी, है ना। राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या कहा? आर के मुखर्जी उनको बोलते हैं, आर के मुखर्जी, है ना, राधा कुमुद मुखर्जी, उन्होंने भी दक्षिण भारत में खूब काम किया है। आर के मुखर्जी ने कहा कि इस युद्ध के प्रभाव ने, इस युद्ध के भयानक प्रभावों ने अशोक के विचारों में क्रांति ला दी, है ना, क्रांति ला दी। ये बात बताते हैं कौन? हमको आर के मुखर्जी साहब बताते हैं। इसके अलावा जो है एच.सी. राय चौधरी साहब भी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो घटना थी इतिहास में, वो भारत के इतिहास की ही नहीं, संपूर्ण विश्व के इतिहास की एक अद्वितीय घटना थी, है ना। एकमेव अद्वितीय, मतलब ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने युद्ध को त्याग दिया हो, है ना, और धर्म को अपना लिया हो। इस प्रकार की घोषणा पहली बार हुई थी। और मतलब राधा कुमुद मुखर्जी, हेमचंद राय चौधरी साहब ये कहते हैं कि यह घटना मतलब बहुत ही अलग थी, संपूर्ण भारत और विश्व के इतिहास में अद्वितीय घटना थी, है ना। इस प्रकार की बात आप लिख लेना। मैं तो यहाँ पे क्या ही लिखूं, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ एच.सी. राय चौधरी की बात। एच.सी. राय चौधरी क्या लिखते हैं कि
संपूर्ण भारत व विश्व की, संपूर्ण भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटना थी, है ना, महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, संपूर्ण भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरे परिवर्तन में हम यही लिखेंगे। परिवर्तन नंबर 3 जो हम लिखेंगे, परिवर्तन नंबर 3, उसमें हम लिखेंगे कि अशोक को जनता ने राजा की उपाधि दी। ठीक है, अशोक को जनता ने राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो ये था। और मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ, वो तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सबको पता है मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अच्छा, एक बात और मैं 5वीं लिखना चाहूँगा। टॉमस वे भंडारकर के अनुसार इस युद्ध के बाद या परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, तो ये बात थी प्यारे साथियों हमारे इस युद्ध के बारे में। ठीक है, आपने इसको उतार ही लिया होगा बढ़िया तरीके से। और अशोक जो है स्वयं 13वें अभिलेख में वो लिखता है कि विजित प्रदेश को अविजित को विजित बनाने के लिए और युद्ध, हत्या या जो है ये सब कुछ करना ही पड़ता है ना। तो उस बात को भी हम यहाँ पे वैसे तो ये हम इस युद्ध से पहले ही लिखते, परिणामों से पहले ही लिखते उस बात को, और मैंने बोला भी था वहाँ पे, लेकिन हाँ एग्जैक्टली जब लिख रहे थे तो दिमाग में नहीं आई बात। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। 13वें शिलालेख में क्या लिखा है, 13वें शिलालेख में, है ना, 13वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है कि अविजित को विजित करने हेतु युद्ध, है ना, युद्ध और ये हत्या आदि करना होता है, आदि भी करना पड़ता है। ठीक है, मतलब भाव मेरे वही हैं जो इस अभिलेख में लिखे हैं, शब्द जरूर बदले हैं, है ना। वहां पे एग्जाम में आपको शब्द कुछ बदले हुए मिल जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अविजित क्षेत्र को विजित करने के लिए, और अशोक भी ये मानता था कि युद्ध, हत्या वगैरह ये सब होते हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन ये बात पहले की है, युद्ध से पहले अशोक ने कही थी, है ना, युद्ध के बाद की नहीं है। ठीक है, तो ये था, आप इसको ध्यान रखें बढ़िया से। और इस युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है, ये आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यदि पता नहीं है तो, हमने नहीं लिखा शायद। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस युद्ध का उल्लेख, या मैं लिखता हूँ कलिंग युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है ना, कलिंग युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये साम्राज्य विस्तार में हम एक ही अभियान था कलिंग युद्ध, वो अशोक ने जीता, आराम से जीत लिया। ठीक है, तो अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध था ये, जो अशोक ने इसको जीत लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता मेरे हिसाब से है नहीं, चलो फिर भी एक बात और मैं लिख देता हूँ कि यह युद्ध अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध था। यह युद्ध अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध था, एकमात्र युद्ध था। ठीक है,
तो ये लो, आप इसको उतारें। और अब हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार में कश्मीर की बात और हम करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर जो है इसके शासन काल का, इसके साम्राज्य का हिस्सा था। ऐसे हमको कई साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं आगे कश्मीर की। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में कश्मीर की बात और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, ये मैंने इसको मिटा दिया है, आपने इसको बढ़िया से उतार लिया होगा। तो विद्यार्थियों, जो राज तरंगिणी है कलहण की, उसमें वो लिखता है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे और जो है श्रीनगर बसाया था, है ना, श्रीनगर बसाया था। तो उस बात से स्पष्ट नजर आता है कि अशोक के साम्राज्य में और कश्मीर भी था। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कश्मीर, क्योंकि एक नंबर पे हमने लिखा था कलिंग, है ना, और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे कश्मीर की बात कर लेते हैं, कश्मीर की। ठीक है, तो कश्मीर की बात में दो व्यक्तियों का नाम बड़ा आता है। एक आता है एक तो हमने बताया जैसे कि जो कलहणकृत राज तरंगिणी है वो, और दूसरा नाम जो हमको मिलता है वो मिलता है चीनी यात्री फाहियान का, सॉरी फाहियान नहीं, वेनसांग का। चीनी यात्री वेनसांग ये कहता है कि अशोक ने और कश्मीर जो है बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। अब चूंकि कोई भी क्षेत्र यदि कोई शासक दान में दे रहा है तो वो अपना क्षेत्र होगा तभी तो दान में देगा, या किसी दूसरे का क्षेत्र भी दान में दे देगा, दूसरे का क्षेत्र तो नहीं दे सकता। इसका मतलब कश्मीर पर अशोक का अधिकार था। ठीक है, ये दो बात हम लिख देते हैं और फिर हम जो है अगले बिंदु की ओर गमन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा सबसे पहले तो कलहणकृत राज तरंगिणी लिखती है कि कलहणकृत राज तरंगिणी ये तरंगिणी, कलहणकृत राज तरंगिणी, है ना, कलहणकृत राज तरंगिणी, सॉरी राज तरंगिणी। ठीक है, हाँ, कलहणकृत राज तरंगिणी में लिखा है कि, में लिखा है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। ठीक है, एक बात तो हमें ये मिलती है। दूसरी बात क्या मिलती है? दूसरी बात ये मिलती है कि चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग बताते हैं कि अशोक ने कश्मीर बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। कश्मीर बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। तो उक्त दोनों फैक्ट ये कहते हैं कि कश्मीर पर अशोक का अधिकार था। ठीक है, तो हम ये बात लिखेंगे यहाँ पे, उक्त दोनों तथ्यों के आधार के अनुसार, उक्त दोनों तथ्यों के अनुसार कश्मीर पर अशोक का अधिकार था। कश्मीर पर अशोक का अधिकार था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था वो लगभग, एक तो हमने देखा कि जो पांड्य और चोल राज्य था उस पर अशोक का अधिकार नहीं था।
है ना, यानी कि सुदूर दक्षिण में अशोक का अधिकार नहीं था, और पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान का जो असम वाला क्षेत्र है वो अशोक के अधिकार में नहीं था, वरना संपूर्ण अखंड भारत अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के साम्राज्य में सुदूर दक्षिण भारत है ना, जिसमें आपको पता है चोल और पांड्य राज्य वगैरह आएंगे। सुदूर दक्षिण भारत व आधुनिक असम वाला क्षेत्र शामिल नहीं था। हाँ, सुदूर दक्षिण भारत व आधुनिक असम वाला क्षेत्र शामिल नहीं था। शेष संपूर्ण अखंड भारत अशोक का साम्राज्य था। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों अशोक का साम्राज्य विस्तार जो हमने देखा। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अशोक के धर्म की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आज की क्लास को यहीं पे पूरा करेंगे। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटाकर, और अशोक का धर्म कौन सा था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ एक फैक्ट हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये साम्राज्य विस्तार आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और आगे जब हम थोड़ा सा इनके अभिलेखों को और पढ़ेंगे ना, जब अशोक की कला पढ़ेंगे तो अभिलेख पढ़ेंगे वहाँ पर, है ना, तो और चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। और जैसे जैसे हम पूरा अशोक को पढ़ देंगे और जब मौर्य साम्राज्य की कला और जो है प्रशासन वगैरह सब पढ़ लेंगे ना, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। अशोक का धर्म, ठीक है, तो अशोक के धर्म के संबंध में देखो विद्यार्थियों क्या क्या बातें चलती हैं मैं आपको बताऊं। तो जो कलणकृत राजतरंगिणी है वो तो ये कहती है कि अशोक आरंभ में शैव धर्म का अनुयायी था और मांस मदिरा वगैरह सब ये खाता था और इनको गलत नहीं मानता था। ठीक है, ऐसा कलण की राजतरंगिणी में लिखा मिलता है। वहीं फ्लीट महोदय वो भी कुछ ऐसा कहते हैं कि अशोक आरंभ में शैव था, बाद में बौद्ध बना। ठीक है, लेकिन जो सिंगली अनुश्रुतियां हैं जिसमें दीपवंश, महावंश और सामंत पासदिका, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो ये मानते हैं कि अशोक जो है न्योगृध के प्रभाव में आकर बौद्ध बना। ठीक है, वहीं दिव्यावधान ग्रंथ जो है दिव्यावधान वो ये कहता है कि अशोक जो है वो बालपिंडक नामक बौद्ध के प्रभाव में आकर और बौद्ध धर्म को अपनाया। वहीं अशोकावदान व बेहनसांग ये मानते हैं कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और जो सिंगली अनुश्रुतियां हैं उसमें मोगलीपुत्तिस्य को अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की बात बताई गई है पूर्ण रूप से, या बौद्ध धर्म की जो पूर्ण शिक्षा दी अशोक को वो मोगलीपुत्तिस्य ने दी सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार। ठीक है, लामा तारानाथ जी अपना ही जो है अपने ही अनुसार बताते हैं, पता नहीं उनका क्या, वो अलग ही राग अलापते हैं। वो ये कहते हैं कि अशोक जो था वो तांत्रिक बौद्ध था और मातृदेवी का उपासक था। ठीक है, तो ये अशोक के धर्म में कुछ चर्चाएं हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलो अशोक के धर्म में देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कलहण
की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी, ठीक है। तो कलहण की राजतरंगिणी में क्या लिखा है कि अशोक आरंभ में शैव था, अशोक शैव था, बस यही लिखती है ये तो ना, शैव धर्म का बताती है ना, शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी था, यही बताती है, ठीक है, जो कि मांस मदिरा वगैरह सब खाता था, ठीक है। अब बात करें फ्लीट महोदय की। फ्लीट जो कि एक पाश्चात्य विचारक है, फ्लीट के अनुसार शैव था, शैव था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आरंभ में शैव था, ये लिख देते हैं, आरंभ में शैव था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, ये बात मानते हैं फ्लीट महोदय, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की बात जो है वो हमें को कौन कौन बताते हैं, ये हम बात करें कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो किसके प्रभाव से अपनाया था, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दीपवंश की, दीपवंश, महावंश व सामंतपास्तिका, सामंतपास्तिका के अनुसार, के अनुसार अशोक ने, अशोक ने, सामंतपास्तिका के अनुसार अशोक ने जो है, अशोक ने सामंतपास्तिका के अनुसार अशोक ने, या अशोक को, अशोक को, अशोक को न्योग्रथ ने, न्योग्रथ, न्योग्रथ ने बौद्ध, न्योग्रथ ने बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया, अपनाने हेतु प्रेरित किया, अपनाने हेतु प्रेरित किया। मतलब अशोक जो है न्योग्रथ से प्रभावित होकर और बौद्ध धर्म अपनाया था, ऐसा कहना चाह रहे हैं दीपवंश, महावंश और सामंतपास्तिका, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं दिव्यावदान क्या कहता है, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार बालपिंडक, इसको समुद्र भी लिखा है, समुद्र, समुद्र नहीं समुद्र, दिव्यावदान के अनुसार बालपिंडक के प्रभाव में आकर, प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक ने बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, ये बात मिलती है दिव्यावदान के अनुसार, ठीक है। वहीं अशोकावदान व वेनसांग क्या लिखते हैं, है ना, हम यहाँ पे बात करें अशोकावदान, अशोकावदान व वेनसांग के अनुसार, ठीक है, अशोकावदान व वेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने, उपगुप्त ने अशोक को, अशोक को बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया, अपनाने हेतु प्रेरित किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा फीका पड़ गया है। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया, ये बात अशोकावदान में वेनसांग कहते हैं। मगर सिंगली अनुश्रुति क्या कहती हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, के अनुसार मोगालीपुत्र तिस्य ने, मोगाली, मोगालीपुत्र तिस्य ने, मोगालीपुत्र तिस्य ने
मोगालीपुत्र तिस्य ने अशोक को बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा दी थी। ठीक है, मोगालीपुत्र तिस्य ने अशोक को बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा दी थी। ठीक है, तो ये बात मिलती है हमको सिंगली अनुश्रुतियों में या श्रीलंका के साहित्य में। ठीक है, लामा तारानाथ जी की बात भी यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बात कही है, क्या पता उन्हीं की बात यहाँ पे पूछ ली जाए। ठीक है, तो लामा तारानाथ जी की बात कर लेते हैं। लामा तारानाथ। ठीक है, लामा तारानाथ कहते हैं कि अशोक तांत्रिक बौद्ध था तथा मातृशक्ति या मातृदेवी का उपासक था। ठीक है, तो लामा तारानाथ की बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। इससे आगे की जो बातें हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।